गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारत में जो कृषि होती है उसके बारे में आज हम लोग विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार लाइव सेक्शन को शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास को अटेंड कर पाएं। तो सभी लोग पहले तो लाइव सेक्शन को शेयर कीजिए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से क्लास प्रारंभ हो सके। देखिए आज हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है भारत में जो कृषि की जाती है उसके बारे में, यानी भारतीय कृषि को लेकर आज ये पूरी क्लास होने वाली है जिसमें आपसे बेसिक से लेकर टॉप तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सॉल्व करवाए जाएंगे। थ्योरी क्लास भी हमारी कंप्लीट होगी जिससे एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो सभी लोग पहले तो जल्दी से शेयर लगा के आइए क्लास को। देखिए शेयर करने से क्या होगा, आपका कंपटीशन लेवल भी अच्छा होगा। जो आप रिप्लाई दोगे और भी जो उसमें भाई लोग जुड़े होंगे वो भी रिप्लाई देंगे, तो इससे ये पता चलता रहेगा कि आप कितने गहरे में हो, यानी आपको कितनी अत्यधिक नॉलेज है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए क्लास को। तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने लोग आने वाले थे सभी लोग आ चुके हैं। पढ़ने वालों के लिए ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही क्लास को अटेंड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए भारत में कृषि यानी भारत में जो कृषि की जाती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जब हम भारत में रहते हैं तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं या नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत की कृषि के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पॉइंट बनाएंगे कि भारत कैसा देश है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है या व्यवसाय प्रधान देश है या उद्योग प्रधान देश है या फिर सेवा प्रधान देश है। तो सभी लोग कमेंट करें फटाफट कि भारत है उसमें किसकी प्रधानता है, यानी वो किसका मुख्य उद्देश्य लेकर चल रहा है। तो क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। अब देखिए कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 55% जो किसान हैं वो किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर है। आप जानते होंगे कि जो हमारा इंडिया है इसमें अत्यधिक कृषि की जाती है और ज्यादातर किसान किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर हैं। अगर देखिए कृषि पर निर्भर होंगे नहीं तो देखिए भारत में इतनी अत्यधिक पॉपुलेशन हो चुकी है, अत्यधिक जनसंख्या हो चुकी है, ये सेकंड पर आ रहा है चाइना के बाद। तो आप देख रहे होंगे जब चाइना के बाद ये सेकंड पर आ रहा है, जब ये अनाज उगाएगा नहीं तो खाएगा क्या, ये इसकी एक बाध्यता बनी हुई है। तो यानी जो कृषि है इंडिया में ये भी अच्छी किस्म की हो रही है, अत्यधिक परसेंटेज पर हो रही है और जो पॉपुलेशन है वो भी अत्यधिक ग्रोथ कर रही है। तो चलिए क्लास को पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे। भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। नोट कीजिए आप यहाँ से पॉइंट नोट करना। पहले तो हम लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें सारी थ्योरी में हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो नोट करके चलिए क्या कि भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। पॉइंट बनाइए, भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। अब जब कृषि प्रधान देश है तो इसे कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? इसका एक रीजन है। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसमें 55% जनसंख्या, क्योंकि इंडिया में 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब देखिए 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, बाद में हमारी कितनी बची? 45% हमारी जनसंख्या बची। अब 55% ही कृषि पर निर्भर है तो 45% किस पर निर्भर है? व्यवसाय पर निर्भर है। जैसे मान के चलिए 100
लोग हैं, जिसमें से 55 लोग हैं यानी 55 लोग खेती करते हैं और अपना अनाज उगा के अपना भरण पोषण करते हैं। और 55 में से जो 100 में से 55 ये कृषि करते हैं और 45 हमारे बचे हुए हैं व्यक्ति। 45 जो व्यक्ति बचे हैं वो क्या करते हैं, वो मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करने के उपरांत जो उन्हें राशि प्रदान की जाती है उससे वो अनाज लेते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये होता है कृषि पर डायरेक्ट निर्भर है, खाते वो भी अनाज है। मजदूर जो किसी कंपनी में वर्कर होते हैं खाते वो भी अनाज है। एक किसान जो अपने खेत में अनाज उगाता है वो भी अनाज ही खाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो किस पर निर्भर है, अपनी कृषि पर निर्भर है। और जो हमारे 45 मजदूर बचे वो किस पर निर्भर थे, वो अपना काम करके अपना भरण पोषण करते हैं यानी काम करते हैं। जब उनको सैलरी मिलती है तो उससे अनाज लेकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से कितने परसेंट निर्भर है, 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। लेकिन 45% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से ये भी कृषि पर ही निर्भर है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 55% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अब हम लोग आगे इसमें बात करेंगे क्या कि देखिए जो भारत में कृषि की जाती है तो भारत में एक जीडीपी है, क्या है, जीडीपी जो भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में सक्षम है। तो जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद को। जीडीपी किसको बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद को, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है भारत की इकोनॉमी में, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो जब ये भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन जीडीपी कहाँ से बनती है, ये हमारे कृषि क्षेत्र से, अन्य व्यवसायों क्षेत्र से जो एक मोटी रकम प्राप्त होती है, जो भारत सरकार को वो भारत सरकार अपने अंदर उसको रखती है, तो वो क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो जीडीपी जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था में सहायक होती है। लेकिन जीडीपी होती है उसमें अनेक क्षेत्रों का हिस्सा होता है यानी अनेक क्षेत्र उसमें सहयोग करते हैं। तो देखिए कृषि क्षेत्र में किस किस तरह से इसमें सहयोग गया था कृषि क्षेत्र से हमारे भारत की जीडीपी में। तो सबसे पहले तो इसमें बेसिक से जानेंगे कि जो हमारी भारत आजाद हुआ था उसके बाद से कृषि की गई, उसके बाद से कब कब इसमें जीडीपी में कितने परसेंट भागीदारी ली थी कृषि ने। तो देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट कब का लेंगे, 1951 में, कब, 1951 की देखेंगे, क्योंकि जो हमारा भारत आजाद हुआ था उससे पहले की जीडीपी नहीं पूछी जाती है कि कृषि की जीडीपी में कितनी भागीदारी थी। तो जहां से पॉइंट हमारे बनते हैं वहीं से नोट करना प्रारंभ करें। कब, 1951 में, 1951 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी कितनी थी, कृषि की भागीदारी कितनी थी, तो कृषि की भागीदारी थी 52%, यानी 52% कृषि की भागीदारी कितनी थी, 52%। यानी अगर हमारी जीडीपी 100% है तो 52% यानी 52% पर रकम पैसे कहाँ से जाते हैं, अर्थ कहाँ से जाता है, तो हमारी कृषि से। यानी अगर 100 रुपए सरकार को दिए जाते हैं तो उसमें से कितने, 52 रुपए कृषि से दिए जाते हैं, ठीक है, 52 रुपए कृषि से दिए जाते हैं जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था में। ये कब था, तो ये था 1951 में, यानी 1951 ईस्वी की बात हो गई। अब देखिए दूसरी सन कौन सी पूछेगा, 2019 से 20 में। एक तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद की पूछ लेगा, दूसरी कब की, हाल में ही पूछेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा
एग्जाम होता है उसमें करंट में भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाती है और वही क्वेश्चन हमारा जीके में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि बताइए ये हाल फिलहाल में ये क्या हुआ, किसने किया, कहाँ पर हुआ, इस तरह के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो करंट भी हमारा जीके में आता है, अगर हाल का ही करंट है तो करंट कहलाता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग फिलहाल में देखेंगे कि कब 2019 से 20 में भारत में जो कृषि है इसके कितने % भागीदारी है जीडीपी में, भारत की अर्थव्यवस्था में। कब की देखेंगे, 2019 से 20, 2019 से 2020। तो 2019 से 2020 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी, कृषि की भागीदारी कितनी थी, तो कृषि की भागीदारी थी 70.8%। कितनी थी, 70.8%। कब थी, 2019-20 में। ये डेट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, 2019-20 में जीडीपी में कृषि का योगदान कितने % था। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, कितने % था कृषि का योगदान 2019 से 20 के बीच में। भागीदारी ली थी कृषि ने, और किसमें ली थी, जीडीपी में ली थी। तो जीडीपी में कितने % भागीदारी थी कृषि की, तो कितने % थी, 70.8% भागीदारी थी 2019 से 20 में। अब हम लोग देखेंगे इसमें तीसरी कौन सी थी, 20 से 21। क्वेश्चन अब यहाँ से हमारा 19 से 20 हो गया। अगर 20 से 21 पूछी जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी आप लोग नोट कीजिए। उसमें क्या होगी, 2020 से 21, इसके बीच में कितने भागीदारी थी, तो इसमें परसेंटेज था 90.9%, यानी 19.9% भागीदारी थी कृषि की भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये कम क्यों हो गई, 52% इसमें हमारे 1951 में रही, 2019 से 20 में कितनी रही, 17.8% रही, 20 से 21 में कितनी रही, तो 19.9% रही। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने % कम क्यों हो गई। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हो, कितने % कम क्यों हो गई, यहाँ पर 52 थी, यहाँ पर 17 थी, फिर यहाँ पर थोड़ी और बड़ी, बस इतनी रह गई, क्या उससे भी कम रहनी चाहिए। तो देखिए अब हम लोग उसमें क्षेत्र और पढ़ेंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले तो एक पॉइंट और नोट कीजिए कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, यानी जो हमारा भारत है इसकी जो आय है, इसकी इनकम है, इसकी गणना करने के लिए, यानी इसको गिनने के लिए किसकी, कौन सी संस्था बनाई गई है, एक संस्था बनाई गई है। कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय की गणना करती है, पहले तो सभी लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से रिप्लाई करें, जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन हमारा बना जाके क्या, कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, एक संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, कौन सी संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, कौन सी है संस्था, जी भाई जी, यही आंसर होगा, आपका आंसर सही है। जल्दी से सभी लोग रिप्लाई जल्दी से दीजिएगा। देखिए टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन हम मैथ के नहीं करवा रहे हैं जिसमें आपको टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको 40 सेकंड मिलते हैं कि भाई सॉल्व करो, इसमें 40 सेकंड आपको चाहिए। जीके एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें आपने सुना रिप्लाई दिया, सुना रिप्लाई दिया, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कौन सी संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। कौन सी संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, ये एक संस्था है, इसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की
राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसके द्वारा गणना की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब देखिए इसमें एक और हम पॉइंट लिखाएंगे, क्या कि जो हमारे ये विभाग है केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। यानी एक बड़ा पोर्शन था जिसकी एक व्यक्ति जिम्मेदारी संभाल रहा था, जब उससे जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा हो गया तो उसने उसे 3 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। 3 भाग इसके बने, कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। 3 भाग जब बने तो देखिए जो 3 भाग है इन सब में क्या होने लगा? भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य होने लगे। तो कौन कौन से 3 भाग हैं हम लोग ये नोट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, वरना ये यहाँ पर ऊपर लिख दें, हम यहाँ से इसको हटा दें और यहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 3 भागों में भारत की अर्थव्यवस्था को बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला तो है इसमें 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में भारत की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे? पहला भाग इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा भाग इसमें हमारा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं? क्यों भाई, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीसरा हमारा कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तो 3 क्षेत्र हो गए। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आप नोट कीजिए, क्योंकि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी ऐसा आता है कि हमसे हिंदी में जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं रखे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र नहीं रखा जाएगा, वहां पर क्या रखा जाएगा? प्राइमरी सेक्टर रख दिया जाएगा, तो इसलिए आपको वहां पर दिक्कत होगी। तो जो अन्य नाम है वो भी इसे लिख लीजिए। कौन? प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीय क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं? ट्रेडेड सेक्टर। ट्रेडेड सेक्टर, ये तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। तो तीनों नाम आपको याद हो गए। प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय को बोलते हैं ट्रेडेड सेक्टर। ठीक है, तीनों क्षेत्र हो गए। अब देखिए जो तीनों क्षेत्र हो गए तो इनमें कृषि को किस प्रकार प्रधानता दी गई, यानी कौन कौन से व्यवसाय किस किस क्षेत्र में रखे गए। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि रखी गई, यानी कृषि को प्रधानता दी गई। कृषि किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी प्राइमरी सेक्टर में। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को रखा गया। किसको रखा गया? उद्योग को रखा गया। तीसरा है हमारा इसमें कौन सा? तृतीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में किसको रखा गया? सेवा को। किसको रखा गया? सेवा को रखा गया। अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। क्या कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया? कृषि को रखा गया। द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा गया? उद्योगों को रखा गया। तृतीय क्षेत्र में किसको रखा गया? सेवा को रखा गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें इस क्वेश्चन को। देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आंसर सही कहां से आएगा? एक बार कोशिश करो सभी लोग। वैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम ये क्वेश्चन का आंसर बता भी देंगे, ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई दें कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। चाहो तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या होगा कि भारत की राष्ट्रीय आय में
किस प्रकार की आय में? राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्वेश्चन हमारा क्या बना जाके, किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो देखिए किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कौन किसने किसने रिप्लाई किया, जल्दी से देख लें एक बार। जी बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर लगभग सही आ रहे हैं, एक दो लोगों का आंसर सही नहीं हुआ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए जरूरी नहीं कि हमको सब चीज पता ही होती है, हर चीज हर इंसान को पता नहीं होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत से भागों का क्या आंसर आया भाइयों का? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का, यानी टेट्राइड सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, नोट कीजिए, सेवा क्षेत्र का। अब देखिए किस तरह से योगदान है ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा नोट हो गया कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अब देखिए समझिए, आप समझोगे किस प्रकार कि प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि की जाती है, कोई किसान है उसको प्राथमिकता दी गई, यानी वो अनाज उगाएगा, ठीक है। किसान मान लीजिए किसान ने क्या उगाया? चिप्स, आलू उगाए, क्या उगाए? आलू, किसान ने फसल की आलू की। अब देखिए जब किसान ने आलू की फसल की तो वो आलू की फसल करने के बाद आलू जो उत्पन्न होगा उसको बेचेगा जाके कहीं, तो जब बेचेगा, बेचने के बाद आलू कहाँ पहुंचेगा? किसी कंपनी में पहुंचेगा। ऐसा तो है नहीं, हाँ मार्केट में पहुंचता है लगभग थोड़ा पहुंचता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब इकट्ठा होता है तो वो कंपनियों में दिया जाता है। अब जब कंपनी में आलू पहुंचा तो किसी फैक्ट्री में आलू पहुंचने के बाद उसमें क्या होगा? उससे मान लीजिए चिप्स बनाए गए, किसी कंपनी में आलू पहुंचा तो उससे किसका निर्माण हुआ? कंपनी में उस आलू की साफ सफाई करके उसका क्या बनाए गए? चिप्स बनाए गए उसमें। अब मान लीजिए कंपनी में चिप्स बनके तैयार हो गए, पैकिंग होके रेडी होगी। अब उन चिप्स का क्या किया जाएगा? तो वो चिप्स बेचने के लिए किसको दिए जाएंगे? किसी व्यापारी को दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? किसी व्यापारी को दिए जाएंगे। देखिए किसान ने यहाँ पर अपनी फसल बेची थी किसी कंपनी को, उसको थोड़ा लाभ हुआ। अब जब इसने उद्योगों ने, यानी जो भी उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, इन्होंने चिप्स बना के तैयार किया तो इन्होंने किसको दिया? किसी व्यापारी को। कंपनियां खुद तो बेचने नहीं जाएंगी, वो किसको देंगी? किसी व्यापारी को देंगी। अब जब व्यापारी को देगी तो व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए चिप्स को कहाँ बेचेगा? मार्केट में। कहाँ बेचेगा? मार्केट में। तो जो मार्केटिंग हो रही है वर्तमान समय में, सर्वाधिक योगदान है इसका किसमें? राष्ट्रीय आय में। सबसे ज्यादा इनकम यानी सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया इसमें? तो तृतीय क्षेत्र ने कमाया, यानी व्यापारी ने सर्वाधिक पैसा कमाया। इसने, किसान ने तो कुछ पैसे देकर यहाँ पर दे दिया अपना आलू, कहाँ? फैक्ट्री ने। फैक्ट्री वाले ने इसमें कुछ लगाया तो अपनी तरफ से लगा के चिप्स बना के किसको दे दिया? एक व्यापारी को दे दिए। जब व्यापारी ने यहाँ पर बेचना प्रारंभ किया तो इसने अत्यधिक मात्रा में उसे बेचा और अधिक इनकम भी कमाई। जब अधिक इनकम कमाएगा तो इस पर इनकम टैक्स भी लगेगा। क्या होगा? जब अत्यधिक इनकम कमाएगा तो इनकम टैक्स भी लगेगा, और अधिक इनकम टैक्स लगेगा तो कुछ बैलेंस सरकार के पास रहेगा, अत्यधिक बैलेंस सरकार के पास रहेगा। इसलिए सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में। क्वेश्चन समझ में आया? अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि भारत में जो कृषि की जाती है कितने परसेंट कृषि मानसून पर आधारित होती है, कितने परसेंट कृषि सिंचाई पर आधारित होती है। ठीक है, कृषि भारत में की जाती है किसी कोई कोई फसलें करता है, किस पर करता है? वर्षा पर निर्भर होकर करता है। कोई कोई कहता है नहीं हमारा हैंडपंप लगा हुआ है उससे हम सिंचाई करेंगे और अपनी कृषि करेंगे। तो देखिए कितने परसेंट की जाती है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? भारतीय कृषि। ये तीनों भाग उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। क्वेश्चन यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा? कि भारत की राष्ट्रीय आय में किसका योगदान सर्वाधिक है, वो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए भारत में जो कृषि की जाती है वो कितने परसेंट?
55% कृषि किस पर निर्भर होती है? मानसून पर। 55% कृषि मानसून पर, किस पर? मानसून पर आधारित होती है। कितने परसेंट होती है? 55%, यानी 55% कृषि जो भारत में होती है वो किस पर आधारित होती है? मानसून पर आधारित होती है। 100% में से हमारी कितनी परसेंट बची? टोटल हमारी 100% है कृषि, 55% यानी 55% निकल चुकी है, इसमें कितनी बची? 45% कृषि बची। वो किस पर निर्भर होती है? तो सिंचाई पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? सिंचाई पर निर्भर। इसमें समझिए किस तरह से आप समझोगे कि मान के चलिए 100 किसान हैं, 100 फार्मर हैं, उनमें से 55 किसान हैं जो क्या कहते हैं कि हम अपनी कृषि कर रहे हैं, अगर वर्षा होगी तो कृषि अच्छी हो जाएगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। वो किस पर निर्भर होते हैं? वो मानसून पर निर्भर होते हैं। जिसमें से 45% यानी 45 किसान ऐसे हैं जो किस पर निर्भर हैं? वो अपने हैंडपंप पर निर्भर हैं। उन्होंने अपना हैंडपंप लगा रखा है और क्या किस लिए लगा रखा है कि हम अपने जो हमने अपनी कृषि की है उसको हम स्वयं पानी दे सकते हैं, मानसून पर निर्भर नहीं है, यानी वो परपोषी नहीं है, वो अपना जो कार्य है उसको स्वयं देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में क्या कि भारत में कितने परसेंट कृषि मानसून पर आधारित होती है, भारत में कितने परसेंट कृषि सिंचाई पर आधारित होती है। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, 55% कृषि मानसून पर आधारित होती है और 45% सिंचाई पर आधारित होती है। लेकिन एक और हमारा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, कौन सा बन रहा है कि जो 55% कृषि है ये मानसून पर आधारित है, इसलिए इस कृषि को अन्य नाम से भी जानते हैं। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें कि इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी जो मानसूनी कृषि है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको एक नाम दिया गया, जो 55% कृषि है मानसून पर आधारित, इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? जुए की कृषि। जुए की कृषि। क्यों इसको ये नाम दिया गया? क्योंकि जो भारत में कृषि की जाएगी मानसून पर आधारित होंगे, यानी 55 किसान ऐसे हैं जो किस प्रकार के हैं कि अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, यानी उन्होंने फसल तो बो दी है लेकिन किसके भरोसे कि अगर बारिश होगी तो अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। जिस प्रकार लोग जुआ खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पैसे ये हमारे रखे हैं, हमने पैसे लगा दिए उसमें, अगर हमारा नसीब अच्छा होगा, हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हम जीत जाएंगे, नहीं अच्छी होगी तो नहीं जीतेंगे। इसी तरह से जो भारत में मानसूनी कृषि की जाती है, इसी तरह से की जाती है कि कृषि तो हमने बो दी है लेकिन अगर बारिश अच्छी हुई तो कृषि अच्छी हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो कृषि बर्बाद हो जाएगी, यानी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए इस कृषि को क्या नाम दिया गया है? मानसूनी कृषि कहा गया है, इसलिए इस कृषि को। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि मानसूनी कृषि किसे कहते हैं? तो जुए की कृषि होती है उसको ही मानसूनी कृषि कहते हैं, या जो मानसूनी कृषि होती है उसका अन्य नाम क्या है? तो जुए की कृषि बोलते हैं। पॉइंट इतना समझ में आया आप सभी लोगों के? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट कौन सा करेंगे कि कितने परसेंट भूमि पर खाद्यान्न उगाए जाते हैं, कितने परसेंट भूमि पर नकदी फसलें उगाई जाती हैं, अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा। तो देखिए भारत में 60 से 65% भूमि पर, भारत में 60 से 65% भूमि पर खाद्यान्न अनाज उगाया जाता है। कैसा उगाया जाता है? खाद्यान्न अनाज उगाया जाता है। तो देखिए खाद्यान्न अनाज कितने परसेंट भूमि पर उगाया जाता है? 60 से 65 यानी 60 से 65% जो भूमि है उस पर क्या कौन सी फसल उगाई जाती है? खाद्यान्न अनाज। खाद्यान्न अनाज का मतलब क्या होता है? जिसे हम डायरेक्ट खाने में यूज करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये किस प्रकार की फसलें हैं?
तो ये खाद्यान्न की फसलें हैं। कैसी फसलें? खाद्यान्न की फसलें। अब देखिए इसमें हमारा कितना परसेंटेज बचा है? 40 से 35%। कितना परसेंटेज बचा? 40 से 35% भूमि पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो नगदी फसलें उगाई जाती हैं। नगदी फसलें। तो देखिए नगदी फसलें क्या होता है? नगदी फसलें होती हैं जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। देखिए एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन क्या क्या थे? पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि भारत की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है। ऑप्शन था उसमें गेहूं, चावल, जौ और कपास। क्या थे ऑप्शन? गेहूं, चावल, जौ, कपास। तो भारत की प्रमुख फसल क्या है? गन्ना है। लेकिन जो हमारी कपास और जूट है ये भी नगदी फसलें हैं। प्रमुख रूप से गन्ना नगदी फसल है, लेकिन जो कपास है और जूट है ये भी नगदी फसलें हैं। इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? कपास राइट आंसर हो गया था, क्योंकि जो गेहूं, चावल, जौ है ये नगदी फसलें नहीं है। ये कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न की फसलें हैं। ठीक है। तो देखिए जो भारत में भूमि है 40 से 35% भूमि, पहले तो जो हमारी 100% होगी जिस पर कृषि की जाती होगी, तो उसमें से जिस पर कृषि की जाती है उसमें से 60 से 65% भूमि पर खाद्यान्न अनाज उगाया जाता है, यानी गेहूं और चावल, मक्का, इस तरह के अनाज उगाए जाते हैं। और 40 से 35% यानी 40 से 35% तक भूमि इतनी है कि जिस पर नगदी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना हो गया, जौ हो गया, जूट और कपास। एग्जाम्पल भी इसमें लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या? जूट, कपास और गन्ना, ये कैसी फसलें हो गई? ये नगदी फसलें हो गई। इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी इनका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। गेहूं, मक्का और जौ। ठीक है। नगदी फसलों में हो जाएंगी जूट, कपास, गन्ना, और जो खाद्यान्नी फसलें हैं इसमें गेहूं, मक्का, जौ आदि फसलें हो जाएंगी। तो देखिए भारत में खाद्यान्नी फसलें उगाता है, कितनी उगाता है? 60 से 65%, और जो नगदी फसलें उगाई जाती हैं वो 40 से 35% उगाई जाती हैं। अब देखिए इसमें हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में कुल क्षेत्रफल जो है उस पर कितने परसेंट भूमि, उस पर कितने परसेंट वन है, कितने परसेंट जो भूमि है बंजर पड़ी है, कितने परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है, कितने परसेंट भूमि पर चारागाह है। तो क्वेश्चन देखिए पहले कितने हमारे बने, 3-4 क्वेश्चन हमारे बन गए। सारे क्वेश्चन देखिए पहले तो हम सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका भी एक पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। क्या पॉइंट बनाएंगे हम लोग? भारत में जो क्षेत्रफल है कितने परसेंट क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, चारागाह, अन्य। तो क्या हेडिंग बनाएंगे हम लोग? भारत में कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज। भारत में कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज। ठीक है। तो भारत में जो भूमि है उसका परसेंटेज देखेंगे कितना कितना कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग कृषि में देखेंगे कितना परसेंट है, 51%। जो टोटल भारत में भूमि है 100%, उसमें से 100% में से 51% क्या है? 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। 51% भाग पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। और देखिए दूसरा है इसमें हमारा 24%। क्या है? 24%। तो 51% में कृषि की जाती है, 24% ये किस प्रकार की भूमि है? तो ये भूमि बंजर पड़ी है, बंजर पड़ी है। कितने परसेंट? 24%। अगला इसमें हमारा 21%। तो 21% पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। 21% पर वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और देखिए 100% होने में हमारा कितना बकाया है? सिर्फ 4। तो 4% पर क्या पाया जाता है? चारागाह।
चारागाह कितने में है? 4% पर चारागाह उपलब्ध है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आप लोग नोट करोगे। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने परसेंट भूभाग पर कृषि की जाती है, तो कितने परसेंट हो गया? 51% यानी 51% पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट भूमि बंजर पड़ी है, तो कितने परसेंट भूमि बंजर पड़ी है? तो यानी 24% यानी 24% भूमि बंजर पड़ी है। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ इसमें हमारा कि भारत में कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, कितने परसेंट ऐसा क्षेत्रफल है जिस पर वन पाए जाते हैं, तो कितने परसेंट भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 21% यानी 21% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन इसमें कि कितने क्षेत्रफल पर वन चारागाह पाया जाता है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट इतना क्षेत्रफल है जिस पर चारागाह पाया जाता है, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 4% यानी 4% पर चारागाह पाया जाता है। चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप लोगों के। भारत में कितना परसेंट है? टोटल 100% है, जिसमें से 51% भाग पर कृषि की जाती है, 24% बंजर पड़ी है, 21% पर वन पाए जाते हैं और 4% चारागाह है। आगे बढ़े, अब हम इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? भारतीय कृषि को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं भारतीय कृषि को लेकर। अगली हेडिंग बनाइए आप लोग क्या कि भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो देखिए हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं। सभी लोग अच्छी सी हेडिंग बनाइए, भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, यानी जो भारत में कृषि की जाती है इसके समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हम लोग सुलझाने वाले हैं। तो कौन कौन समस्या को सुलझाएगा? क्या हेडिंग बनाएंगे? भारतीय कृषि को लेकर, भारतीय कृषि के समक्ष, भारतीय कृषि के समक्ष समस्याएं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? एक एक समस्या को हम लोग लेके चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। तो एक दो समस्या अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आप लोग देखिए वैसे तो सभी लोग कृषि से ज्यादातर जुड़े ही होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं कभी देखी भी होगी आपने कृषि, ऐसा तो है ना कि कृषि देखी नहीं है। तो देखिए क्या क्या समस्या होती है, देखी नहीं है तो आपने पढ़ी ही तो होगी कम से कम। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि भारतीय कृषि है इसके समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। एक दो नॉर्मल समस्या ऐसी होंगी जो सभी लोगों को पता होंगी, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कौन कौन सी समस्याएं हैं भारतीय कृषि के समक्ष। गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। अरे भाई दूसरों का ना देखो बेटा, अपना देखो भाई मेरे। अरे नहीं, चलिए 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 देखते हैं क्या कि भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, लड़ना नहीं है। देखिए कोशिश करिए कि आंसर आपका सही जाए, जरूरी नहीं दूसरे का ऑप्शन देख के उसमें कोई दखलंदाजी ना करें, अपना अपना सभी लोग आंसर करें कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। अपने आप पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। देखिए अपने आप फोकस करने का मतलब क्या, आप जिस प्रकार काम करोगे आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, जिस प्रकार आप काम करोगे आपको उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सभी लोग पहले तो क्लास को एक बार और शेयर लगा दें ताकि जो लोग जा चुके हैं दोबारा से क्लास में आ जाएं। सर्वर प्रॉब्लम भी नहीं है, क्लास सही से चल रही है, फिर आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए अपने काम पर फोकस रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए, दूसरे के काम पर इंटरफेयर ना करें। देखिए दूसरे के काम में दखल अंदाजी देने से क्या होता है, देखिए एक बार क्या हुआ कि एक गांव में आग लग गई, एक घर में आग लग गई। उस गांव में बहुत से बच्चे भी थे, दो तीन, और परिवारजन बहुत से लोग थे। तो जब घर में आग लगी तो क्या हुआ कि ये घर में आग लगी,
दूर से कौन कौन देख रहा था? एक चिड़िया देख रही थी और एक बंदर देख रहा था। जब घर में आग लगी, उसमें बच्चे जल रहे थे, तड़प रहे थे, तो चिड़िया के आंख में आंसू आ गए। वो देख रही थी दूर से बैठी हुई, और बंदर देख रहा था कि ये चिड़िया देख रही है, ये रो रही है। तो बंदर भी देख रहा था और चिड़िया भी देख रही थी कि घर में आग लगी हुई है। चिड़िया ने क्या किया, एक जगह पानी उसको भरा हुआ मिला, तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी थोड़ा थोड़ा लाके आग में डाल रही थी, जो सामान जल रहा था उस पर डालने लगी। जब ये करता हुआ बंदर ने देखा तो बंदर बोला, अरे ये आग बुझाएगी। चिड़िया से बोला, चल तू आग बुझा लेगी। लेकिन चिड़िया ने क्या उत्तर दिया, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चिड़िया ने उत्तर दिया कि भले ही मैं आज आग ना बुझा पाऊं, लेकिन आने वाले समय में जब भी इस आग का जिक्र किया जाएगा तो मेरा नाम उसमें आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, लेकिन तेरा नाम उसमें दांत निकालने वालों में लिया जाएगा। यानी आज तू जिस तरह से हम आग बुझा रहे हैं, तू आग बुझाने में मदद ना करके हमको देख देख के हंस रहा है कि तू आग बुझा लेगी, तो जब आग का जिक्र होगा तो उसमें ये जिक्र होगा कि एक बंदर था, वो हंस रहा था, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया आग बुझाने में सहायता कर रही थी। ये होता है अपने अपने काम का नतीजा, यानी हिस्ट्री गवाह है कि किन किन लोगों ने कैसा कैसा काम किया है। इसलिए दूसरे के कमेंटबाजी पे ज्यादा फोकस ना करें, अपना अपना कमेंट देखें और अपना अपना टारगेट लेके चलें। ये था इस छोटी सी कहानी का उद्देश्य। ठीक है, यानी अपने काम पर फोकस रखिए, कल आपका इतिहास बनेगा तो आपका नाम होगा। अब हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहली इसमें समस्या है मानसून पर आधारित कृषि। कौन सी समस्या है? मानसून पर आधारित कृषि। मानसून पर आधारित कृषि। अभी तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कितने परसेंट कृषि मानसून पर आधारित थी, तो कितने परसेंट थी? 55%, यानी 55% कृषि मानसून पर आधारित है भारत में। अब देखिए ये समस्या किस प्रकार से बनी हुई है, तो समस्या भी हम लोग जान चुके थे कि अगर मानसून पर कृषि आधारित होगी, जैसे आज हमने खेत में अपने गेहूं बो दिया है और ये कह के बोया कि हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। गेहूं तो हमने बोया, लेकिन हमारे पास सिंचाई का कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो जब फसल को पानी की आवश्यकता होगी, हम पानी कहाँ से देंगे? तो उससे जब पानी की आवश्यकता होगी तो हम इस उम्मीद से बोए थे कि बारिश का पानी उसको मिलेगा, लेकिन मानसून भारत का सही नहीं रहा, तो बाई चांस अगर वर्षा ना हुई तो ना होने के कारण फसल खराब हो जाती है। इसलिए ये एक समस्या बनी हुई है कि मानसून पर जितनी भी कृषि आधारित है, ये भारत में अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। तो ये एक समस्या है। ठीक है, इसमें नोट कीजिएगा कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 100% कृषि की जाती है, उसमें से 55 लोग तो मानसून पर ही निर्भर हैं, बाद बाकी हमारे 45% लोग हैं सिंचाई पर निर्भर। तो इसलिए कृषि का जुआ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक संख्या में लोग आज भी मानसून पर आधारित हैं। अब देखिए अगला इसमें हमारा पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे? कृषि का अशिक्षित तथा परंपरावादी होना। परंपरावादी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज वर्षों से चली आ रही है, आज भी हम उस चीज पर अमल करते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी? परंपरावादी मानी जाएगी। तो देखिए जो भारत में पहले कृषि होती थी, पहले क्या था? ना ही इतनी कीटनाशक दवाएं हुआ करती थी और ना ही इतनी
खाद हम लोग उसमें देते थे। और भी केमिकल थे जो भी केमिकल थे हम पहले ये केमिकल अपनी फसल में नहीं डालते थे। तो आज क्या है कि आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं कि वो भी अपनी फसल में आज भी ना किसी केमिकल का यूज करते हैं, ना किसी खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं और ना ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया परंपरावादी होना। तो ये भी एक हानिकारक, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था। जैविक खाद आप लोग समझते होंगे, जो गांव में बनाई जाती है भैंस और उसके गोबर से, तो वो कैसी होती है, जैविक खाद होती है। और जो हमारी ये मैकेनिकल खाद बन के आती है, ये फसल अच्छी तो करती है, अत्यधिक अनाज भी देती है, लेकिन ये हानिकारक अधिक होती है। जो वो अनाज हम खाते हैं तो उससे शरीर में और भी, मान के चलिए हमने अपने गेहूं में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, तो जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो कुछ कीटनाशक दवाओं का असर, मान के चलिए गेहूं हमारा बंद होता है, लेकिन इतना बंद नहीं होता है कि उसमें हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे वो अंदर ना जाए, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब गेहूं अच्छा हुआ, जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तभी तो गेहूं अच्छा होगा। जब गेहूं प्रभाव से अच्छा हो गया, जब वही गेहूं आप खाओगे, आप आटे में यूज करके उसको यूज करोगे अपने खाद्य पदार्थों में, तो वो क्या हमारे बॉडी पर असर नहीं लाएगा। जिस प्रकार कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से गेहूं पर असर आया, तो जब वही गेहूं हम लोग खाएंगे तो उसका असर हमारी बॉडी पर भी आएगा। तो ये होता है कि पहले जो परंपरावादी, पहले हमारे किसान थे प्राचीन काल में, वो इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते थे, बहुत कम मात्रा में होता था, तब इतना मैकेनिकल आगे नहीं था जितना आज के जमाने में विज्ञान और भी प्रोडक्ट आगे चल रहे हैं। तो देखिए, जो पहले ही परंपरावादी, आज भी बहुत से किसान हैं वो किस प्रकार से कृषि करते हैं, ना ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और ना ही जैविक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, और अशिक्षित होना, ये एक समस्या ज्यादा बड़ी है। परंपरावादी होना, हालांकि अब परंपरावादी लोग कम रह गए हैं, लेकिन अशिक्षित होना ये एक समस्या बनी हुई है किसानों की। देखिए, किसान जब तक अशिक्षित रहेगा तब तक वो उतनी अच्छी फसल नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए कि जो हमारी सरकार है उसको समय पर रासायनिक पदार्थ दे, खाद्य पदार्थ दे जो उसमें प्रयोग किए जाए हमारी कृषि में, और उन्हें शिक्षित भी करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कृषि के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो कृषि के लिए शिक्षा होती है उसमें ये बताया जाता है कि हमें किस फसल में कितना पानी देना चाहिए, कितनी मात्रा में उसे खाद्य पदार्थ देनी चाहिए, कब कब जल देना, यानी कब कब उसको पानी की आवश्यकता होती है, कब फसल पूर्ण रूप से पकती है, कब नहीं, कौन सा रोग उसमें लगता है, तो कौन सी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, आदि पढ़ाई आदि शिक्षा होगी तभी तो उनके ये सारी चीजें पता होंगी। तो ज्यादातर सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसानों के बारे में, जो शिक्षित किसान नहीं है उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, जिससे ये समस्या है भारत की वो सुलझाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि भारत में जो किसान है अशिक्षित और परंपरावादी है, तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। भारत का अधिकतर किसान कैसा है, अशिक्षित है। भारत का अधिकतर किसान कैसा है, अशिक्षित है, अशिक्षित है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भारत का किसान है वो अशिक्षित है, शिक्षित नहीं होना चाहिए। उन्हें सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनको भी किसी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला इसमें हमारा पॉइंट क्या बनेगा कि कृषि जोतों का छोटा आकार। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, कृषि जोतों का छोटा आकार। छोटा आकार यानी जो कृषि है छोटे छोटे आकार के जब खेतों में की जाएगी, कोई भी फसल छोटे खेतों में की जाएगी तो ये भी एक समस्या रहेगी। क्योंकि जब मान के चलिए हमारा खेत इतना बड़ा था तो यहाँ से यहाँ तक उसमें पानी जाने में भी और उसकी जुताई में भी दोनों कामों में सुविधा होती थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो यहाँ से इसको पानी देने में भी और इस खेत की जुताई होने में, दोनों में समस्याएं आएंगी।
तो ये भी भारत की एक समस्या बनी हुई है कि जो कृषि जोतों का आकार है वो छोटा छोटा हो गया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, खेत के आकार छोटे हो गए हैं। तो देखिए मान के चलिए क्या कि कोई भी संतान, कोई भी पिता थे, उनके 2 पुत्र थे, इतना उनका खेत था 2 बीघा, 2 पुत्र हुए, 1-1 बीघा उन्हें खेत दे दिया। अब क्या हुआ, उन पुत्रों के 2-2 पुत्र और हुए तो उनसे और भी बढ़ गया, तो क्या हुआ, अब तो उनसे थोड़ी थोड़ी जमीन रहेगी। तो ये एक समस्या बनी हुई कि कृषि जोतों का आकार है वो छोटा नहीं होना चाहिए और जितना हो सके उन्हें बड़ा करने की कोशिश की जाए, जिससे फसल और अच्छी होती है। ये एक समस्या है भारतीय कृषि को लेकर। अगली इसमें कौन सी हमारी समस्या रहेगी कि बीज की निम्न गुणवत्ता, बीजों की निम्न गुणवत्ता, इनमें कुछ लिख लीजिए। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसमें ये नोट कीजिए, पॉइंट क्या रहेगा, भारत में 2/3 यानी 2/3 भूमि 2/3 किसानों के पास, किनके पास, 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर, क्या है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 1 हेक्टेयर बहुत कम होता है, इससे भी कम जमीन है भारत के कितने किसानों के पास, 2/3 जो किसान हैं इनके पास कितनी भूमि है, 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो ये भी एक समस्या है कि किसानों के पास कम से कम इतनी भूमि होनी चाहिए कि वो उसमें अनाज उगाकर खुद का भरण पोषण कर ले। तो 2/3 किसान भारत में ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। अगला इसमें हम लोग क्या कौन सा पॉइंट करेंगे, बीज की निम्न गुणवत्ता होना, निम्न गुणवत्ता के बीज, पॉइंट बनाइए, क्या, बीजों की निम्न गुणवत्ता, निम्न गुणवत्ता। तो देखिए बीजों की निम्न गुणवत्ता, जो भी कृषि की जाती है सबसे ज्यादा डिपेंड किन पर होती है, बीज और पानी पर, किन पर, बीज उसमें अच्छा पड़ना चाहिए और समय पर उसको जल की आवश्यकता होती है वो भी देना चाहिए, तो फसल अच्छी होती है। तो देखिए भारत के कृषि में रिसर्च के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है, यानी जो कृषि है इसके रिसर्च के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और निम्न गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करते हैं। जो भी किसान होते हैं इसमें रिसर्च सेंटर के द्वारा बहुत कम राशि खर्च की जाती है और हालांकि होना ये चाहिए कि जब भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान किसका है, कृषि का योगदान है, तो अत्यधिक मात्रा में रिसर्च सेंटर है जो कृषि का, उसको अधिक राशि खर्च करनी चाहिए, यानी बीजों के बारे में अधिक रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा बीज कितनी मात्रा में अधिक है, अच्छा है, तो उसको किसानों को अत्यधिक मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कमी बनी हुई है कि बीजों की निम्न गुणवत्ता है आज भी भारत में। इसमें नोट कीजिएगा, निम्न गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करने से, निम्न गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करने से, प्रयोग करने से कम पैदावार होना, यानी जब निम्न प्रकार के बीज, कम गुणवत्ता वाले बीज प्रयोग किए जाएंगे तो फसल हमारी उतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें कम पैदावार होगी, यानी फसल कम मात्रा में निकलेगी। तो ये भी एक समस्या है कि भारत में जो बीज हैं इनकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, इन जो निम्न गुणवत्ता है इसको खत्म करके अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के बीज लाने चाहिए, जिससे भारतीय कृषि में योगदान बढ़े, भारतीय कृषि अच्छी की जा सके। अब हम लोग अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे कि भंडारण की पर्याप्त मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भंडारण की पर्याप्त मात्रा। भंडारण की पर्याप्त मात्रा, यानी भारत में जो किसान हैं इनके पास भंडारण की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ये एक समस्या है भारतीय कृषि को लेकर।
तो देखिए इसमें क्या है कि भंडारण की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण अधिकतर किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसमें नोट कीजिएगा, पर्याप्त भंडारण की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण अधिक मात्रा में अनाज सड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है। अधिक मात्रा में क्या होता है, जब भारत में किसानों के पास अधिक उसको स्टोरेज करने के लिए जो अनाज उगाते हैं, इसको रखने के लिए जब पर्याप्त सुविधा नहीं होगी तो अनाज अगर बारिश में रहेगा तो भी वो खराब हो जाएगा, अगर ज्यादा धूप में रहेगा तो भी खराब हो जाएगा। तो ये एक समस्या है भारतीय कृषि को लेकर। कितनी समस्या होगी देखिए इसमें, भारतीय कृषि के समक्ष इतनी समस्याएं कि मानसून पर आधारित कृषि होती है, ये नहीं होनी चाहिए। कृषि का अशिक्षित तथा परंपरावादी होना, कृषि परंपरावादी यानी जिस प्रकार पहले की जाती थी उस प्रकार जरूरी नहीं कि आज भी की जाए, और अशिक्षित व्यक्ति करते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति फसल करते हैं यानी जो भी किसान है वो शिक्षित होने चाहिए, ये भी एक समस्या है। कृषि जोतों का छोटा आकार, तो ये भी एक समस्या है, ये आकार जो है ये छोटे नहीं होने चाहिए, जितना हो सके बड़ा आकार रहना चाहिए। बीजों की निम्न गुणवत्ता, यानी बीज निम्न गुणवत्ता के हैं, ये भी एक समस्या है। और भंडारण की पर्याप्त मात्रा, यानी भंडारण करने के लिए सुविधा नहीं है किसानों के पास, ये भी एक समस्या है। तो ये थी भारतीय कृषि को लेकर हमारी क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। क्योंकि देखिए जो लिखाते हैं वो लिखाते हैं हम इसलिए क्योंकि आप पॉइंट ये नोट कर सकें। बात यहाँ होती है समझने के ऊपर, आप कितना समझते हैं। तो देखिए अच्छे से क्लास को अटेंड किया करें और अच्छी तैयारी अपनी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।